अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के एक और कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ लिया है 19 जुलाई 1975 का। रात को 12:30 का जन्म है, दिल्ली का जन्म है। सबसे पहले हम इस कुंडली में विश्लेषण कर लेते हैं ग्रह स्पष्ट के लिए। मेष लगन की कुंडली बनती है। लगन का स्वामी मंगल खुद है और लगन में ही बैठा हुआ है। राशि वृश्चिक होगी इनकी, क्योंकि चंद्रमा 8 नंबर की गिनती में बैठा है। राशि का भी स्वामी मंगल होगा, यानी इनकी कुंडली में लग्न और राशि दोनों का स्वामी मंगल है। राशि चूंकि वृश्चिक है तो वर्तमान में किसी प्रकार की कोई 7.5 वगैरह नहीं चल रही है, शनि की 7.5 नहीं है। लगन जो कि मेष लगन है, लगन 15 अंश का है। लगन में मेष राशि है, भरणी नक्षत्र है लगन में, यह शुक्र का नक्षत्र होता है। अगर मेष राशि हो लगन में और वह 15 अंश पर हो तो वह कोई विष नवमांस वगैरह में नहीं होता है। कुंडली में सूर्य महाराज 2 अंश पर हैं, कर्क राशि में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है सूर्य, और गुरु की राशि गुरु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह के नक्षत्र में। अच्छा है, सूर्य यहाँ पर विष नवमांस वगैरह में नहीं है। चंद्रमा कुंडली में 9 अंश पर बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि में है, अपनी नीच राशि में बैठे हैं, अनुराधा नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में। इस कुंडली में चंद्रमा के साथ कुछ समस्याएं हैं जिसको हम आगे आपको बताएंगे। और चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में 9 अंश पर होकर के बैठे हों तो कोई विष नवमांस में नहीं होते हैं। विष नवमांस वह चीज होती है कि अगर कोई ग्रह कुंडली में पीड़ित हो और वह विष नवमांस में हो तो उसकी पीड़ा और बढ़ जाती है। जैसे चंद्रमा इस कुंडली में अष्टम भाव में है, चंद्रमा के लिए भाव अच्छा नहीं है, चंद्रमा नीच राशि में है, क्रूर ग्रह के साथ है, तो चंद्रमा पीड़ित हो रहा है। अब यही चंद्रमा अगर विष नवमांस में होता तो इसकी पीड़ा और बढ़ जाती। मंगल कुंडली में 18 अंश का है, मेष राशि में है, अपनी राशि में है, भरणी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है, यानी लगन शुक्र के नक्षत्र में है। लगन में बैठा हुआ मंगल भी शुक्र के नक्षत्र में है। मंगल 18 अंश का मेष राशि में है तो यह भी किसी प्रकार से विष नवमांस आदि में नहीं है। अगले ग्रह की चर्चा करें तो हम बुध महाराज को देखेंगे। 17 अंश के हैं, मिथुन राशि में है। मिथुन राशि में कोई ग्रह 17 अंश पर होता है तो विष नवमांस में नहीं होता है। आद्रा नक्षत्र में है जो कि राहु का नक्षत्र है। कुंडली में गुरु महाराज 0 अंश के होके बैठे हुए हैं और ये मेष राशि में है, अश्विनी नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में। जब भी कोई ग्रह मेष राशि में बैठा हो, मेष वृषभ कन्या और धनु राशि में कोई भी ग्रह हो और उसकी डिग्री 0 से लेकर के 3 अंश 20 मिनट तक होती है तो वह विष नवमांस में होता है। तो इस कुंडली में गुरु विष नवमांस में आ रहे हैं। चूंकि गुरु पीड़ित नहीं है कुंडली में, ना अस्त है ना नीच है, अच्छे भाव के स्वामी होके अच्छी जगह पर है, तो विष नवमांस में होने का ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं आएगा। विष नवमांस में ज्यादा असर उन ग्रहों पे आता है जो कुंडली में पीड़ित हों। गुरु इस कुंडली में एक अच्छा और शुभ ग्रह है तो विष नवमांस में होने से उसकी शुभता में थोड़ी सी मामूली सी गिरावट आ सकती है, बस। शुक्र कुंडली में 12 अंश पर है, सिंह राशि में है, मघा नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है। सिंह राशि में अगर कोई ग्रह 12 अंश पर हो तो वह विष नवमांस में नहीं होता है, तो शुक्र भी विष नवमांस में नहीं है। शनि महाराज की बात करें तो 29 अंश के होके बैठे हुए हैं और अस्त हुए हैं, सूर्य के समीप हैं काफी। मिथुन राशि में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, यह गुरु का नक्षत्र होता है। तो मिथुन राशि में 29 अंश पर कोई विष नवमांस नहीं होता है, तो शनि भी विष नवमांस में नहीं है, यानी विष नवमांस के कारण से इनकी कोई अशुभता नहीं बढ़ेगी। राहु 6 अंश के हैं, वृश्चिक राशि में है, 6 अंश पे वृश्चिक राशि में कोई विष नवमांस होता नहीं है। अनुराधा नक्षत्र में है जो कि शनि का नक्षत्र है, ठीक है। केतु 6 अंश के होके बैठे हैं, वृषभ राशि में है, कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है, कोई विष नवमांस में नहीं है। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि कौन सा ग्रह कितने अंश पर है, विष नवमांस में है कि नहीं, और ग्रह का नक्षत्र भी आपको पता चल गया और वो किसके नक्षत्र में बैठा, नक्षत्र स्वामी भी यहाँ पर आपको पता चल गया।
अब हम चलते हैं कुंडली की तरफ थोड़ा। मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली में पहले और 8वें भाव के स्वामी मंगल होते हैं, जो कि कुंडली के पहले भाव में बैठे हुए हैं। मंगल इस कुंडली का पहला कारक ग्रह होता है। मंगल अपनी ही राशि में बैठे हैं और शुभ ग्रह गुरु के साथ में है, तो मंगल इस कुंडली में शुभ प्रभाव में स्थित है। मंगल को बलवान माना जाएगा। कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी और 7वें भाव के स्वामी शुक्र महाराज हैं, जो कि पंचम भाव में आकर के बैठे हुए हैं। शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी होकर के मारक ग्रह में आ जाते हैं। हालांकि शुक्र यहाँ पर पीड़ित नहीं है। शुक्र अगर अस्त होता तो पीड़ित मानते, 6, 8, 12 में भी नहीं है, तो शुक्र मार्केश तो है लेकिन पीड़ित नहीं है, तो इनकी दशा में कोई जान जाने की जोखिम नहीं रहेगी। अगर मारक ग्रह पीड़ित होता है तो उसकी महादशा अंतरदशा में कभी ज़्यादा बड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं। हालांकि मार्केश है तो ये मारक है, तो शरीर को कष्ट अपनी महादशा में देगा, अंतरदशा में देगा। कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी बुध महाराज हैं, जो कि तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। बुध भी अस्त नहीं है, इसलिए बुध अपनी ही राशि में बैठ करके काफ़ी अच्छा माना जाएगा। यानी शुक्र, ये बुध भी यहाँ पर अभी तक पीड़ित नजर नहीं आ रहे हैं। यानी मंगल पीड़ित नहीं है, दूसरा हमने शुक्र को देखा, ये भी पीड़ित नहीं है, बुध भी पीड़ित नहीं है। इस कुंडली में चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा बनेंगे। चौथे भाव के स्वामी जो चंद्रमा है वो अष्टम भाव में आकर के बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा अच्छा फल नहीं करता है। ऊपर से चूंकि अष्टम भाव चंद्रमा का नीच भाव भी होता है, ऊपर से चंद्रमा की यहाँ पर नीच राशि भी पड़ गई है और चंद्रमा राहु के प्रभाव में है, यानी एक क्रूर ग्रह के प्रभाव में है। चंद्रमा 9 अंश का है और राहु 6 अंश के हैं, तो दोनों के बीच मात्र 3 अंश का अंतर है, जिसके कारण से अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा और राहु एक ही भाव में दोनों बैठे हैं, एक ही राशि में बैठे हैं और नक्षत्र भी दोनों का सेम हो गया है, दोनों अनुराधा नक्षत्र में है। यानी चंद्रमा पे राहु का पूर्ण इन्फ्लुएंस प्रभाव आ रहा है। अब यही नहीं, चंद्रमा का अगर हम नक्षत्र स्वामी भी देखें तो शनि है। चंद्रमा का जो नक्षत्र स्वामी है वो शनि महाराज बनते हैं। यानी शनि के नक्षत्र में चंद्रमा बहुत ठीक नहीं है। चंद्रमा भाव में भी अच्छा नहीं है, राशि में भी अच्छा नहीं है। चंद्रमा को अच्छे ग्रह का साथ नहीं मिला है और जिसके नक्षत्र में है वह शनि चंद्रमा को सकून भी नहीं देता है। तो इस कुंडली में सबसे प्रबल हमें एक तो नजर आ जाता है चंद्रमा। अच्छी बात यह है कि ये विष्णुमांस में नहीं है और सूर्य के सम्मुख है, तो शुक्ल पक्ष का है, तो जीने का हौसला दे रहा है। अन्यथा यह चंद्रमा पागलपन दे सकता था, हाइपर टेंशन दे सकता है और बीपी वगैरह बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करे और इसके कारण से कुछ समस्याएं भी होती हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब दो चीज़ें, एक तो चंद्रमा का शुक्ल पक्ष में चले जाना, ये चंद्रमा को बल दे रहा है। चंद्रमा का शुक्ल पक्ष में जाना, विषनवमांश आदि में ना होना, इस चीज ने यहाँ पर चंद्रमा को बल दिया है। अन्यथा बहुत सारी चीजें यहाँ पर बिगड़ जाने की उम्मीद बनी हुई थी। चंद्रमा है इस कुंडली में पीड़ित। कुंडली में पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, जो कि आकर के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। सूर्य जो होता है ये अग्नि तत्व का ग्रह है और जल तत्व की राशि में बैठा हुआ है। जब भी सूर्य चतुर्थ भाव में होता है और कर्क राशि में होता है तो ये भी थोड़ा पीड़ित ही माना जाएगा। इनका जो सूर्य है पंचम का स्वामी है, इसलिए यह इसे भी कारक ग्रह के रूप में कंसीडर करना है। यानी एक कारक ग्रह इनका मंगल हुआ, दूसरा सूर्य हुआ। एक मारक ग्रह इनका शुक्र हुआ, जो कि दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है। दूसरा मारक ग्रह इनका बुध हुआ, जो कि तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। सूर्य पीड़ित इस रूप में भी है कि अगर आप थोड़ा सा डिग्रीकली देखेंगे तो शनि और सूर्य भले दूर दूर दिखाई देते हैं, लेकिन ये दोनों पास पास में ही हैं। मिथुन राशि में शनि महाराज बैठे हैं। मिथुन राशि, कोई भी राशि 0 से 30 अंश की होती है, 30 अंश के बाद अगली राशि शुरू हो जाती है। तो शनि महाराज 29 अंश पे बैठे हुए हैं, यानी कि मिथुन राशि में शनि महाराज एकदम किनारे बैठे हैं, वो अगली राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो शनि यहाँ पर 29 अंश के हैं, ध्यान देना है आपको जो विद्यार्थी सीख रहे हैं। शनि 29 अंश पे हैं और सूर्य मात्र 2 अंश पर है। तो सूर्य और शनि के बीच कितने अंश का अंतर आ रहा है? मात्र 3 अंश का अंतर आ रहा है।
29 के बाद 30 आ जाएगा, फिर 1 और 2, 3 अंश का मात्र अंतर है। यानी सूर्य और शनि की युति बनी हुई है। भाव फल तो अलग अलग रहेगा दोनों का, लेकिन युति का फल बनेगा। यानी सूर्य शनि से प्रभावित पूर्ण रूप से हुआ है। जब भी सूर्य शनि एक साथ होते हैं तो वहां पे हमेशा एडवांटेज किसे मिलता है? शनि को। शनि सूर्य का पुत्र है और सूर्य शनि की युति में शनि सूर्य को क्या करता है? पीड़ित करता है। तो यहाँ पे सूर्य, एक तो उसे राशि अच्छी नहीं मिली है, दूसरा शनि के काफी समीप होने से सूर्य भी कुछ पीड़ित हो रहे हैं। इस कुंडली में छठे भाव का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी बुध मैंने आपको बता ही दिया, सप्तम का भी स्वामी हमने बता दिया, अष्टम का भी बता दिया। अब आ जाते हैं नवम भाव और द्वादश भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो कि लगन में बैठा हुआ है। बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पर बृहस्पति है। बृहस्पति अस्त नहीं है, बृहस्पति वक्री नहीं है, डिग्री थोड़ी सी कम है, अंश थोड़ा सा कम है। तो ग्रह का अंश कम होने से ग्रह की अच्छाइयाँ नहीं बिगड़ती हैं। क्योंकि ये गुरु नवम भाव का स्वामी है तो ये कारक ग्रह हो जाएगा, और लग्नेश मंगल के साथ होकर के गुरु मंगल एक अच्छा योग बनाते हैं, जिसे आप राजयोग भी बोल सकते हैं। तो गुरु भी इस कुंडली में पीड़ित नहीं है। दसम और एकादश भाव के स्वामी शनि महाराज होते हैं, जो कि आकर के तीसरे भाव में बैठे हैं, और चूंकि सूर्य के अत्यधिक पास होने के नाते ये अस्त हैं। अस्त होने से इनका भी थोड़ा सा तेज घट जाएगा, और सूर्य के समीप होने से, चूंकि शनि अंधकार है, कालापन है और सूर्य प्रकाश है, तो काली छाया सूर्य पर आ रही है। शनि भी सूर्य के प्रकाश से अपना तेज खो रहा है और शनि से सूर्य भी फीका हो रहा है, तो दोनों परस्पर पीड़ित हो जाते हैं। हालांकि शनि का भाव और राशि फल अच्छा है। इस कुंडली में हम एक तो शनि को पीड़ित लेंगे और चंद्रमा को लेंगे, सूर्य को लेंगे। ये कैटेगरी का जो पीड़ित ग्रह है, जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, वो चंद्रमा है, और सूर्य और शनि काम चलाऊ स्तर के पीड़ित हैं, यानी फुल स्केल पे पीड़ित नहीं है, लेकिन फिर भी ये 40 से 50% हाफ मान लीजिए कि ये थके हुए हैं, निस्तेज हुए हैं, पीड़ा पा रहे हैं। अब इस कुंडली में हम चलेंगे फलादेश की तरफ। लगन कुंडली के साथ साथ हम वर्ग कुंडलियों को भी यहीं पर देखते हुए चलेंगे और फलित बनाते रहेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे लगन और लग्नेश की स्थिति को। लगन में मंगल महाराज बैठे हैं, मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन के लोग अपने जीवन के शुरुआती स्तर पर या जब तक युवा होते हैं, चूंकि मंगल युवावस्था का ग्रह होता है, तो ये कुछ ज्यादा ही मूडी होते हैं। वैसे जीवन भर यह स्वभाव बना होता है कि ये लोग अपने मूड के, मर्जी के होते हैं, अपने मन के करने वाले होते हैं, अपनी दिशा में बढ़ते रहते हैं। जब ये खुद ठोकर खाते हैं तभी सीखते हैं, दूसरों के समझाने से थोड़ा कम ही सीख पाते हैं। लगन में मंगल का होना, स्वराशि का होना आयु और स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो जाता है, और चूंकि ये अपनी ही राशि में है तो इसलिए और भी अच्छा हो जाता है। तो मंगल यहाँ पर आयु को बढ़ाने का काम करेंगे। मंगल के साथ में गुरु महाराज बैठ गए हैं, तो मंगल गुरु की युति एक बहुत अच्छी युति मानी जाती है। और इस कुंडली में गुरु जो है नवम भाव का स्वामी है, और मंगल लगन का, यानी केंद्र और त्रिकोण की युति भी बन जाती है। यानी इसमें लक्ष्मी नारायण राजयोग भी फल आ जा रहा है। तो ये मंगल और गुरु की युति जातक को धन दिलाने में मदद करेंगे, जातक के आयु की वृद्धि में मदद करेंगे, और जातक के ऊपर चूंकि नवम भाव भाग्य का भाव होता है, आशीर्वाद का होता है, ब्लेसिंग्स का होता है, तो देवताओं और गुरुओं का आशीर्वाद इस व्यक्ति के ऊपर रहेगा। लगन हमारा क्या होता है? सिर होता है, पहला घर है और ये सिर होता है। और जब भी गुरु लगन में बैठे तो ऐसा व्यक्ति हमेशा, चूंकि नवम भाव गुरु का भाव होता है, पिता का होता है, देवताओं का होता है, तो इस भाव का स्वामी लगन में चला गया है, तो इनको अपने लगन के फल को और अच्छा करने के लिए अपने, चूंकि लगन शरीर है, शरीर पे इनको अपने आशीर्वाद लेने के लिए क्या करना चाहिए? ये लगन सिर है तो इनको अपना सिर गुरु के चरणों में झुकाना चाहिए। जब भी गुरु के पास जाएं तो सिर्फ हाथ से पैर ना छुएं, बल्कि अपना सिर गुरु के चरणों में रखें। मंदिर जाएं तो देवी देवताओं के चरणों में सिर रख करके प्रणाम करें। यानी अगर ये सिर रख के प्रणाम करना शुरू करेंगे देवी देवताओं को, गुरुओं को, या फिर अपने पिता को, तो इससे इनका ये गुरु और मंगल का योग और मजबूत हो जाएगा। इनके ऊपर दैवीय कृपा और अधिक आने लगेगी, जिससे इस राजयोग का फल और अधिक बढ़ जाएगा। चूंकि गुरु इसमें 0 अंश का है तो थोड़ा सा कमजोर हुआ है, और विष्णु मांस में भी है तो बल थोड़ा सा घटा हुआ है। शुभ तो है,
शुभ ही फल देगा, लेकिन कितना शुभ फल देगा, जितना बल होगा तो गुरु को थोड़ा सा और बलवान करने से भाग्य का साथ और अधिक बढ़ेगा। तो इसके लिए इन्हें पुखराज पहनना चाहिए। पुखराज अगर ये 8 कैरेट का तर्जनी उंगली में पहनते हैं तो ना सिर्फ गुरु अच्छा होगा, बल्कि गुरु जब और अच्छा होगा, बलवान होगा, तो इसने मंगल को साथ दिया हुआ है, मंगल भी और अधिक बली हो जाएगा, मंगल में भी शुभता आएगी। तो 8 कैरेट का पुखराज इनको पहनना चाहिए। इस घर में जो गुरु महाराज बैठे हुए हैं ये 12वें भाव के स्वामी भी होते हैं। तो 12वें भाव का स्वामी जब लगन में आता है तो 12वें भाव से हम विदेश और अस्पताल को भी देखते हैं। तो ये ऐसे लोग या तो विदेश जाते रहते हैं या फिर हॉस्पिटल भी जाते रहने की संभावना बन जाती है। तो ये भी थोड़ा एक फैक्टर यहाँ पर एक्टिवेट होता दिख रहा है कि जीवन में कई बार हॉस्पिटलाइज होने का भी योग बन जा रहा है। गुरु की 5वीं दृष्टि जाएगी पंचम भाव पर, जो कि बहुत अच्छा है, जहां सूर्य अपने मित्र की राशि को देखते हैं। तो गुरु पंचम भाव पर जब दृष्टि डालते हैं और लगन में बैठ करके, तो व्यक्ति बड़ा विवेकशील होता है। व्यक्ति के पास विवेक होता है, कब कहाँ कितना कैसे क्या करना है, हाउ टू डील द कंडीशंस, परिस्थितियों का सामना कैसे करना है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड वगैरह व्यक्ति की ठीक हो जाती है। संतान आदि को लेकर के भी योग अच्छे बन जाते हैं। यहाँ पर गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी तो साझेदारी जीवन में जो है, जिनसे ये जीवन में जुड़ना चाहते हैं, जिन लोगों के साथ में ये अपना संबंध रखना चाहते हैं, निजी संबंधों के लिए अच्छा हो जाता है, दाम्पत्य के लिए भी अच्छा करता है। गुरु की 9वीं दृष्टि अपने घर पर भाग्य भाव पर ही आएगी। तो वही बात है, गुरु अपने घर को देख भी रहा है और यहाँ से लगन में बैठा है, तो भाग्य से किस्मत से फल खींचने की क्षमता गुरु में है, जिसके लिए वही एक स्टोन और चरणों में सिर रख करके आशीर्वाद लेने, ये दोनों चीजों से काफी अच्छा फल बनेगा। कुंडली के 2य भाव में केतु महाराज बैठे हैं और उपग्रह गुलिक भी यहीं पर बैठा है, जो कि गुलिक को आप शनि के पुत्र जैसा मान सकते हैं, शनि जैसा ही मिनी शनि मान लीजिए। तो केतु जब 2य भाव में हो, गुलिक के साथ में हो, तो व्यक्ति अगर किसी को पैसा दे दे, उधार वगैरह दे या किसी प्रकार से, तो फंसने की संभावना रहती है। पैसा इनसे लोग आसानी से तो निकलवा लेते हैं, लेकिन इन्हें वापस प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरा बात, यहाँ पर केतु मोक्ष के कारक होते हैं, जैसा कि मैं अपने क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ और हमारे पुराने वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि केतु जिस भाव में हो उस भाव के प्रति मोह ना रखिए, तभी चीजें आपको मिलेंगी। 2य भाव में केतु का होना व्यक्ति को कुटुंब से भी दूर करता है, व्यक्ति अपने कुटुंब के लोगों से दूर चला जाता है या उनसे मानसिक रूप से दूरी बनती है, उनसे तालमेल की थोड़ी सी या उनके साथ समय बिताने का अभाव रहता है। दूसरी चीज, दांत मसूड़ों की भी ये परेशानी पैदा करता है। तीसरी चीज, अगर केतु यहाँ है और 2य भाव धन का है, तो व्यक्ति को कभी धन कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। धन उसका टारगेट, मनी कभी उसका टारगेट नहीं होना चाहिए। उसका टारगेट हमेशा वर्क होना चाहिए। वो सिर्फ वर्क पर फोकस करे, जितना अधिक समय वर्क पर देगा, काम पर देगा, धन उसके पास आएगा और टिकेगा। अगर वो पैसे के लिए काम करेगा तो उसके पास पैसा टिकना और इच्छित धन नहीं आ पाता, अगर केतु दूसरे भाव में हो। हमेशा फोकस ऐसे व्यक्ति का काम पर और काम की क्वालिटी पर रहेगा, धन के बारे में ना सोचे, तो केतु उम्मीद से ज्यादा ही दे देता है। इस चीज का यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी केतु के दूसरे भाव में होने से आंखों में भी थोड़ा बीच बीच में जो है जलन महसूस हो सकती है। सो के उठने पर कभी कभी ऐसा प्रतीत होगा कि आंख की नसें बड़ी टाइट टाइट सी हैं, क्योंकि 2य भाव आंखों का भी होता है। केतु क्योंकि मेष लगन है, तो केतु यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। 2य भाव का केतु थोड़ा परेशानियां भी उत्पन्न करता रहता है। तीसरे भाव में बुध और शनि की युति बन रही है। तीसरे भाव में जो बुध और शनि की युति बन रही है, इसमें बुध तो अपनी राशि में स्वराशि का होकर के बैठा हुआ है, और ये तीसरा भाव होता है कम्युनिकेशन का, संचार का, कनेक्टिविटी का।
पुरुषार्थ का, मेहनत का और परिश्रम का। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं, चूंकि शनि इस कुंडली में कर्म भाव का स्वामी है और लाभ भाव का स्वामी है और आ करके यहाँ पर बैठा हुआ तीसरे भाव में, वो भी मिथुन राशि में, तो व्यक्ति कुछ ना कुछ कागज पत्र आदि से जुड़ा हुआ काम करता है, संचार से जुड़ा हुआ काम करता है और जहां पर उसे साहस और मेहनत और परिश्रम दिखाना पड़ता है। देखिए, तीसरा भाव उपचय भाव होता है। उपचय भाव में बैठा हुआ शनि व्यक्ति से काफी मेहनत लेता है, इफर्ट लेता है। व्यक्ति पहले इफर्ट, मेहनत करता है और परिणाम उसके जीवन में धीरे धीरे आता है। तो यहाँ पर शनि का बैठना बता रहा है कि व्यक्ति अपने जीवन में मेहनती रहा है, लगातार संघर्षशील और क्रियाशील रहे हैं। बुध एक शुभ ग्रह है जो यहाँ पर बैठा हुआ, यह बताता है कि कोई फिजिकली बहुत हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत जीवन में रहेगा। बुध और शनि की युति यहाँ पर यह भी बताती है कि जब बुध और शनि एक साथ हैं तो शनि थोड़ा धीमा ग्रह माना जाता है और बुध बुद्धि और तर्क माना जाता है। तो थोड़ा ऐसे व्यक्ति की बुद्धि या तर्क धीरे धीरे काम करते हैं। ऑल ऑफ सडन व्यक्ति किसी चीज पे बहुत तर्कशील प्रतिक्रिया नहीं देता है। शनि चूंकि यहाँ पर कर्म भाव और एकादश भाव का स्वामी होकर तीसरे में गया हुआ है, तो कर्म भाव से अगर हम गिनेंगे तीसरे भाव को तो ये छठा भाव पड़ता है और छठा भाव नौकरी का होता है। तो इस व्यक्ति की कुंडली में जब भी दशमेश छठे भाव में जाए तो या तो व्यक्ति खेल कूद के लिए चला जाता है या फिर संचार से जुड़े हुए चीजों में, या फिर नौकरी उसकी अच्छी चलती है। छठा भाव नौकरी का है। छठे भाव का स्वामी बुध भी यहीं पर आया है जो कि नौकरी भाव का स्वामी ही है। तो दस्तावेज, कंप्यूटर आदि से जुड़े हुए साधन, इनके नौकरी में प्रयोग होने की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। अब यहाँ पर सबसे यूनिक पॉइंट का हम विश्लेषण करेंगे, ये जो सूर्य और शनि की युति है। अब आप अगर किसी भी कुंडली में सूर्य और शनि की युति देखिए, देखने में तो अलग लगेगा। जब हम आप जनरल एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि शनि तीसरे में है, मिथुन राशि में है, सूर्य चौथे में है और कर्क राशि में है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन सूर्य शनि का आपसी गठजोड़ भी बना हुआ है, क्योंकि दोनों के डिग्रियों में सूर्य 2 अंश का है और शनि 29 अंश का है। तो 29 के बाद 30 और फिर शनि अगली राशि में आ जाएगा और सूर्य 2 अंश का है, तो दोनों के बीच मात्र 3 अंश का गैप है। तो सूर्य और शनि की युति इस कुंडली में बन जाती है। जिस भी कुंडली में आपको सूर्य और शनि की युति दिखाई देगी, उस कुंडली में आप हमेशा इस चीज को जान के रखिएगा कि जब भी सूर्य और शनि की युति बनती है तो सूर्य का कारकत्व पीड़ित होता है। सूर्य किस चीज का कारक है? हड्डियों का। ऐसे में व्यक्ति के अंदर विटामिन डी या कैल्शियम की डिफिशियंसी की संभावना रहती है। दूसरा चीज, सूर्य हृदय है और मस्तिष्क है, आंख है। आंखों की समस्या, हृदय की समस्या और मस्तिष्क की समस्याएं देता है। अब जब हम इसको और किनारे करते हैं तो लगन चूंकि यहाँ पर मजबूत है, लगन में मंगल स्वाग्रही बैठा है, तो लगन से भी मस्तिष्क का विचार होता है। तो मस्तिष्क की संभावना कम हो गई और हृदय की संभावना ज्यादा हो गई, क्योंकि पंचम भाव हृदय का भाव है और सूर्य यहीं का भी स्वामी है। तो ऐसे व्यक्ति को हृदय रोग होने की संभावना रहती है। जिस किसी भी कुंडली में आप सूर्य शनि को पास पास में देखिएगा, वहां पर आप इस चीज को जान जाइएगा। पास पास होने का मतलब क्या है? दोनों के नक्षत्र सेम हो गए। सूर्य भी पुनर्वसु में है और शनि भी पुनर्वसु में है, इसलिए पास हो गए। और शनि अगर पास है तभी तो अस्त है। तो जब भी सूर्य शनि की युति बनती है, सूर्य पीड़ित होता है, तो व्यक्ति को हृदय की बीमारियां होती हैं। अगर चंद्रमा भी कमजोर हुआ तो व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हार्ट अटैक से ही होती है। जब भी सूर्य पीड़ित शनि के कारण से तो हार्ट अटैक, चंद्रमा भी पीड़ित तो हार्ट अटैक से मृत्यु भी होती है। अब यहाँ पर ये इन्होंने अपने प्रश्न में, अब मैं इनके प्रश्न भी ले लेता हूँ ताकि दर्शकों को सीखने का अवसर भी मिले। इन्होंने कहा है कि आगे के वर्षों में सेहत कैसे रहेगा, डायबिटिक है और हार्ट अटैक भी आ चुका है। तो देखिए, डायबिटिक होने का कारण तो आपका अष्टम का राहु अपने आप में एक कारण बनी जाता है। 8वें का राहु हो तो न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम, बीच बीच में स्किन की प्रॉब्लम, दांत खाद खुजली की समस्या, स्किन में रैशेस की समस्या, किसी न किसी चीज से एलर्जी की समस्या रहती है और व्यक्ति डायबिटिक भी होता है। अब यहाँ पे चंद्रमा भी साथ में है तो डायबिटिक की संभावना इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि आपको टेंशन का भी योग बना हुआ है। तो हार्ट अटैक आया आपको, अभी आप सेफ रहेंगे, अभी आप ठीक रहेंगे।
क्योंकि अभी जो है आपकी कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र की महादशा में आपको अटैक का योग था आगे पीछे समय, लेकिन अभी नहीं है। सूर्य की दशा भी आपकी निकलेगी आराम से, लेकिन मृत्यु जब होगी तो हार्ट अटैक से ही हो या बीपी के ही अप डाउन होने से हो, इस बात की संभावना बहुत प्रबल है। क्योंकि चंद्रमा नीच का राहु के साथ है तो बीपी को बहुत फ्लक्चुएट ये करेगा आगे भी। डायबिटिक और ये जो आपका अटैक है, इनके लिए हम रेमेडी करेंगे शनि और सूर्य का, और चंद्रमा और राहु का। तो सूर्य शनि का मैं अभी कवर करता हूं और चंद्रमा राहु पे अभी आगे चलेंगे। इसमें क्या करना है, जब आपकी मेष लगन होती है तो लगन के लिए शनि नीच ग्रह होता है। मेष लगन में शनि नीच का होता है पहले घर में ही। तो शनि आपके किसी भी प्रकार से लगन माने शरीर का मित्र नहीं है, तो शनि के वस्तु का दान करना होगा आपको। और सूर्य चूंकि आपका कारक ग्रह है, लगन में उसकी उच्च राशि है, तो सूर्य का दान नहीं करना है। सूर्य के मंत्रों का 1.25 लाख जप और शनि के मंत्रों का 1,02,000 मंत्र जप करवा के हवन करवा दीजिए। जब से ग्रह प्रसन्न होते हैं उनका नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। अगर कोई भी प्रसन्न हो तो वो हमें क्या प्रदान करता है, अभय प्रदान करता है। तो जप से, सूर्य शनि के जप से ये आपको अभय प्रदान करेंगे। और शनि का दान जब करेंगे तो शनि महाराज का बल कमजोर होगा, चूंकि ये आपके कारक ग्रह नहीं है, लगन के शत्रु हैं, सूर्य को भी पीड़ित कर रहे हैं, खुद भी अस्त होकर पीड़ित हैं, तो दान से इनका बल घटेगा जिससे इनकी अशुभता घटेगी। तो ये दो चीजें करने से आपका हार्ट सही रहेगा, आपकी दवाइयाँ, आपका जो हार्ट का फंक्शन है वो सही रहेगा, विटामिन डी और कैल्शियम आदि की डिफिशियंसी नहीं होगी शरीर में। तो ये ग्रहों का उपाय आपको जरूरी है करना। अब इसी कुंडली में अगर हम देखें तो इन्होंने पूछा हुआ है शारीरिक समस्या हो जाने का भय बना रहता है। अभी इस पे हम 8वें भाव पर आएंगे तब चर्चा करेंगे। सूर्य जो कि इनके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, यह कारक ग्रह होकर के बैठा हुआ है। सूर्य का नक्षत्र देखेंगे तो अच्छे नक्षत्र में बैठा हुआ है, गुरु के नक्षत्र में। तो इनकी अगली दशा सूर्य की ही आने वाली है, क्योंकि सूर्य कारक ग्रह है, लगन में उसके अपने मित्र की राशि है, लगन में उच्च का होता है, गुरु के नक्षत्र में है और गुरु से केंद्र में बैठा हुआ है, तो इसीलिए सूर्य की दशा में मृत्यु के संयोग नहीं बनेंगे। आगे अभी आयु इनका प्रश्न आयु से भी संबंधित है, तो अभी आगे आयु चलेगी भी। और वैसे भी अगर किसी कुंडली में बृहस्पति केंद्र में बैठा हो तो आयु बढ़ती है। तो यहाँ पर बृहस्पति केंद्र में है, ना सिर्फ केंद्र में है बल्कि लग्नेश के साथ में है। तो एक सूत्र, अगर बृहस्पति केंद्र स्थान में हो तो आयु बढ़ेगी, अगर लगन में ही लग्नेश के साथ हो तो और भी बढ़ेगी। लग्नेश भी लगन में हो तो इससे भी आयु बढ़ती है। तो यहाँ पे आयु वृद्धि का नियम लागू हो रहा है, तो आयु बढ़ेगी। और सूर्य गुरु के इन्फ्लुएंस में है तो आयु और भी ये बढ़ाने का ये भी काम करेंगे, यानी सूर्य की दशा तक तो आप सेफ हैं। अगली दशा पर अभी हम आगे देखेंगे। शुक्र जो कि पंचम भाव में बैठा हुआ है, यह द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है। यहाँ पर स्थितियां ये शुक्र के लिए ठीक दिखाई देती हैं। देखिए, द्वितीय भाव धन का होता है, धन भाव का स्वामी त्रिकोण में आए तो व्यक्ति को धन दिलाता है, व्यक्ति धन अच्छा कमा लेता है, तो धन कमाने का योग कुंडली में है। चूंकि सूर्य चौथे भाव में बैठा हुआ है और सूर्य की महादशा आएगी, और सूर्य से जो है गुरु चौथे भाव में, चूंकि ये सूर्य गुरु के नक्षत्र में है और गुरु से ये चौथे भाव में बैठा हुआ है, साथ ही साथ कुंडली में चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। चंद्रमा जो है चौथे भाव का स्वामी है, तो चौथे भाव में बैठा हुआ ग्रह और चौथे भाव के स्वामी की अंतरदशा में व्यक्ति को प्रॉपर्टी की प्राप्ति होने की संभावना रहती है। और वैसे भी सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से नवम पंचम में है, तो 2030 में इनको कुछ प्रॉपर्टी या घर जमीन वगैरह बनाए इसकी संभावना है। इससे भी आगे संभावना सूर्य और मंगल में भी है, क्योंकि मंगल स्वाग्रही होकर के बैठा हुआ है और प्रॉपर्टी का मेन कारक ग्रह है, और जिसकी महादशा रहेगी सूर्य की वो प्रॉपर्टी के ही भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जब सूर्य में चंद्रमा की अंतरदशा आएगी और मंगल की अंतरदशा के बीच तक प्रॉपर्टी का भी योग इस कुंडली में बन रहा है, तो आगे अभी एक प्रॉपर्टी मिलेगी, चाहे वो सूर्य में चंद्रमा मंगल की अंतरदशा में मिल जाए, चाहे सूर्य में गुरु शनि की अंतरदशा में मिलने की संभावना है। हो सकता है इन दोनों टाइम फ्रेम में, चूंकि चौथे भाव से प्रॉपर्टी भी देखते हैं, गाड़ी भी देखते हैं, तो
हो सकता है एक दशा गाड़ी दिला दे और एक दशा इनको ज़मीन भी दिलवा दे, दोनों की संभावनाएँ बनेंगी। यानी आगे अभी गाड़ी और एक प्रॉपर्टी की संभावना बनी हुई है। इन्होंने पूछा हुआ है कि ये अभी मकान बेचकर एक नया फ्लैट लेना चाहते हैं, तो क्या यह उचित है कि नहीं है? वर्तमान समय में बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में चल रहा है। जून में बृहस्पति महाराज इनके चौथे भाव में गोचर में आ जाएँगे। तो इनके इस समस्या का योग, इस मनोसिद्धि का योग बन जाएगा। प्रॉपर्टी जो पुराना मकान है वो बेच के नया प्रॉपर्टी ये पा जाएंगे, क्योंकि उस समय क्या है कि गुरु यहाँ सिर्फ गोचर नहीं करेगा, बल्कि गुरु यहाँ से चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा पर दृष्टि भी डाल देगा। तो इस साल में बन जाएगा योग। जून के बाद ज़्यादा संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। और वैसे भी शुक्र में बुध की अंतर्दशा चल रही है। बुध चौथे भाव से 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित व्यय या निवेश ये करवा भी सकता है। तो संभावनाएं बनी हुई हैं। ये 2026 में योग बन रहा है। इन्होंने पूछा हुआ है कि इनको जो है शुगर वगैरह की बीमारी है और आगे इनकी सेहत कैसी रहेगी। तो अब हम अगले भाव पर चलते हैं, आ जाते हैं अष्टम भाव पर। देखिए, अष्टम भाव में राहु हमेशा खराब फल देता है। चंद्रमा हमारा क्या होता है? मन होता है। मन का स्वामी चंद्रमा है। जब भी चंद्रमा राहु के साथ होगा तो पीड़ित होगा। यहाँ पर चंद्रमा बहुत अधिक पीड़ित है, इसलिए इनके मन में अनजाना डर, अनजाना भय हमेशा व्याप्त रहेगा। किसी न किसी चीज को लेके भयभीत रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को हमेशा फोबिया रहता है कि मुझे कहीं कोई बीमारी हो जाएगी, मैं अचानक से मर जाऊंगा, ऐसी चीजें रहती हैं। ऐसे लोग मन से अंदर से प्रसन्न भी नहीं रह पाते हैं और बीच बीच में इन लोगों को टेंशन और फिर कभी कभी हाइपर टेंशन होने का भी योग बना रहता है। तो चंद्रमा को संभालना आपके लिए बहुत जरूरी यहाँ पर बन रहा है। आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य के बजाय मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना है, क्योंकि चंद्रमा जिस हिसाब से पीड़ित है ये बता रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा तो आप शारीरिक रूप से अपने आप सही रहेंगे। आपके शारीरिक स्वास्थ्य में जो समस्याएं कारण बनेंगी उसमें कहीं ना कहीं आपका सोच विचार, हाइपर एक्टिविटी माइंड की, ये सब कारण बनेगा। करना क्या है कि राहु के मंत्रों का जप होगा, 1.25 मंत्र और हवन होगा, और वजन के बराबर राहु की वस्तु का दान होगा। राहु बहुत गड़बड़ है, चंद्रमा को एकदम पीड़ित कर दिया है। और ये जो शनि का जप दान होगा, इससे भी चंद्रमा को राहत मिलेगा। यह सवाल कि चंद्रमा को कैसे राहत मिलेगा, ना तो चंद्रमा शनि की राशि में है, न शनि उसे देख रहा, न शनि उसके साथ है, तो कैसे शनि का उपाय करने से चंद्रमा को राहत मिलेगा? क्योंकि चंद्रमा शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो नक्षत्र लॉर्ड, चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड शनि है। तो शनि जब प्रसन्न होगा और दान करने से उसका बल घटेगा, तो चंद्रमा अपने आप शनि के चंगुल से मुक्त होगा। नक्षत्र से भी इस प्रकार से हमें कुंडली का विचार कर लेना चाहिए। तो राहु के लिए आपको दान करना है वजन के बराबर काले उड़द का, और चंद्रमा के लिए दान करना है वजन के बराबर चावल का। और यह उपाय हो सके तो साल भर में एक बार रिपीट करें। और राहु और चंद्रमा के मंत्रों का जप और हवन भी होना चाहिए। तो ये सूर्य शनि में दोनों का जप और शनि का दान, और राहु चंद्रमा में दोनों का जप और दोनों का दान, ये आपको सेफ रखेगा, आपके मन की प्रसन्नता को बढ़ाएगा, मानसिक डर, भय और तनाव, अनिद्रा, एलर्जी, इन सारी चीजों को दूर करेगा, मन को प्रसन्न करेगा, हाइपरटेंशन खत्म करेगा, और जिससे शुगर वगैरह में भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ ये राहु और चंद्रमा जो अष्टम भाव में बैठते हैं, ये कभी कभी व्यक्ति को अनजाना डर, रात में भी व्यक्ति कभी कभी डर जाता है। व्यक्ति को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैं ऐसे चलते हुए कहीं जाऊं, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मैं अचानक से जाते जाते ना मर जाऊं, कहीं अचानक से कोई मेरे ऊपर हमला ना कर दे। ऐसी चीजें बनी रहती हैं। कहीं मैं रात को जा रहा हूं, वहां सांप ना बैठा हो, या कोई भी काली चीज हो वह मुझे काट ना ले। तो इन सारे विचारों से भी यहाँ पर इसी उपाय से मुक्ति मिलेगी। अब इन्होंने पूछा हुआ है नौकरी कैसी रहेगी। तो वर्तमान में नौकरी अच्छी चल रही है और सूर्य की महादशा में भी नौकरी अच्छी चलती रहेगी। आगे आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो देखिए, सूर्य की दशा में निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, क्योंकि सूर्य लगन का मित्र है और गुरु के नक्षत्र में होने के नाते
चूंकि गुरु धन का कारक है और गुरु के केंद्रीय प्रभाव में है, तो गुरु के कारण से सूर्य जो है आपको अच्छा फल देगा। अब एक चीज और यहाँ पर समझना चाहिए, जो चंद्रमा का उपाय होगा उससे सूर्य को लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सूर्य चंद्रमा की ही राशि में बैठा है। जब चंद्रमा पीड़ित कम रहेगा, स्वस्थ होगा, तो ये सूर्य को भी मदद करेगा, तो सूर्य भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अब इसी कुंडली में इन्होंने पूछा हुआ है कि क्या वर्तमान में नौकरी के बदलाव की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, अभी नौकरी में किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं है, यही नौकरी जारी रखिए। और इन्होंने आयु पूछा हुआ है, जिसको बहुत डिस्क्लोज करना उचित तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मोटे तौर पे मैं बताता हूँ कि सूर्य की महादशा तक तो इनका सब कुछ ठीक जा रहा है, अक्टूबर 2035 तक। उसके बाद चंद्रमा महाराज की दशा मुझे अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। चंद्रमा महाराज चूंकि कुंडली में थोड़ा पीड़ित हो रहे हैं, तो चंद्रमा की दशा में कुछ तकलीफें आ सकती हैं। विशेष रूप से मैं टाइमिंग अगर बताऊं, तो यहाँ पर चंद्रमा में एक समय राहु का गड़बड़ हो सकता है, चंद्रमा में राहु का पीरियड। दूसरा, चंद्रमा में शनि का पीरियड गड़बड़ हो सकता है। तीसरा, चंद्रमा में शुक्र और बुध भी, क्योंकि शुक्र और बुध इस कुंडली में क्या है? मारक है, और राहु तो उसके साथ बैठा है, और शनि तो चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड है। तो चंद्रमा में इतनी अंतर्दशाएं आपकी खराब जाएंगी। चंद्रमा में राहु, चंद्रमा में शनि, चंद्रमा में बुध और चंद्रमा में शुक्र, इन अंतर्दशाओं में आपका समय खराब रहेगा। अगर आप चंद्रमा की महादशा पार करेंगे, तो आपका जीवन आगे फिर मंगल की महादशा को भी पार करेगा। मंगल की महादशा पार कर जाएगा, फिर राहु में मृत्यु होगी। सबसे कठिन यहाँ पर आपके लिए चंद्रमा की ही महादशा दिखाई दे रही है। चंद्रमा में शुक्र 2043 में आएंगे। चूंकि गुरु केंद्र में बैठा है, आयु वृद्धि का नियम लागू है। लग्नेश लगन में बैठा हुआ है, आयु वृद्धि का नियम लागू है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जजमेंट कहता है सबसे आखिरी वाला जो हमें मार्केस दिखाई दे, हमें वही लेना चाहिए। तो यहाँ पे यह बोला जा सकता है कि चंद्रमा में जब शुक्र का अंतर आएगा, तो यह समय मृत्यु कारक भी हो सकता है। ऊपर जो दशाएं आएंगी वो कष्टकारी तो रहेंगी, लेकिन चूंकि आयु वृद्धि का नियम है तो बच जाएंगे उधर। चंद्रमा में शुक्र, ये समय थोड़ा ज्यादा कष्टकारी है, इस समय में मृत्यु की संभावना अधिक है। बचेंगे तो फिर जीवन 10-11 साल और अधिक बढ़ जाएगा, पूरी मंगल की महादशा पार होगी। अब इस कुंडली में अगर हम अन्य वर्ग कुंडलियों पर चलें, तो वर्ग कुंडलियों में हम यहाँ पर देख लेते हैं। नवमांश कुंडली ठीक है, सूर्य स्वामी है लगन का। क्योंकि हमें देखना क्या है कि यहाँ पर सूर्य और शनि मान लीजिए एक साथ ही हैं, भाव राशि भले अलग है, और चंद्रमा राहु एक साथ हैं। तो अगर कई वर्ग कुंडलियों में चंद्रमा राहु एक साथ मिल जाएं, शनि और सूर्य एक साथ मिल जाएं, तो यह ज्यादा समस्या का संकेत करता है। तो नवमांश में इनकी युति नहीं बन रही। हम देशकाल कुंडली अगर देखें, जिसको D3 बोलते हैं, तो D3 में चंद्रमा और राहु की युति है, चंद्रमा यहाँ भी नीच का है। तो यह जो दोष है ये ज्यादा प्रबल रूप से है। पूर्व जन्मों में आपने माता का कुछ अपराध किया है, माता के आप ऋणी रहे हैं। चंद्रमा माता का कारक है, माता भाव का स्वामी भी बना है, यहाँ पर दिक्कत दे रहा है। तो माता या माता समान किसी भी स्त्री का, या जो देवी माता हैं, जो हमारी भगवती माता, जगदम्बा, लक्ष्मी, ये सब माताएं हैं, स्त्री वर्ग का आपको विशेष रूप से सम्मान करने की जरूरत है। और जो मैंने सिर झुकाने को कहा था, यह आप स्त्री जो देवी हैं, भगवती देवी, दुर्गा, उनके चरणों में भी सिर झुकाइएगा, ताकि मात्र ऋण कम हो जाए। तो राहु और यहाँ पर चंद्रमा का योग बना है, सूर्य शनि का नहीं है। चतुर्थांश कुंडली अगर हम देखते हैं, तो चतुर्थांश कुंडली में राहु और चंद्रमा साथ में नहीं है। सप्तमांश देखते हैं तो सप्तमांश में भी नहीं है, यानी इधर नहीं बन रहा है। दशमांश कुंडली पे मैं आपके एक बार चलूंगा। दशमांश कुंडली क्या कह रही है कि वर्तमान में आपकी जो सूर्य की महादशा चल रही है, तो सूर्य तो
यहाँ वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र तो अच्छा बैठा है, लगन के लिए कारक है, नवम भाव का स्वामी है, तो अच्छी चलेगी। हाँ, सूर्य की महादशा जब आएगी, चूंकि सूर्य शनि और केतु के साथ दशमांश कुंडली में बैठा है, तो सूर्य की दशा में नौकरी परिवर्तन होने की संभावना यहाँ बन चुकी है। अभी मैं आपके अष्टक वर्ग की कुंडली पर चलूंगा और वहां से अष्टक वर्ग क्या कह रहा है इस पर हम विचार करने का प्रयास करेंगे। अष्टक वर्ग की कुंडली आपकी सामने है। अष्टक वर्ग की कुंडली के अनुसार भी लगन में 38 पॉइंट है, तो आयु वृद्धि का नियम यहाँ भी लागू है। इसीलिए 68 से लेकर के 70 साल की आयु तो आपकी बन जा रही है। 68 से 70 इतना तो फिक्स है इसके, क्योंकि आयु वृद्धि के नियम से ही आपकी लाइफ बची है, वरना अब तक आप मर गए होते। तो यहाँ पर आयु वृद्धि का नियम ये भी बता रहा है, तो 68 से 70 साल की आयु आपको मिलती हुई नजर आ रही है। उसके बाद दैवीय कृपा से बचेंगे तो आगे चलेंगे। देखिए, धन भाव में क्या है, 25 पॉइंट है, व्यय भाव में 24 है, लाभ भाव में 39 है, व्यय में 24 है। तो जीवन में कोई आर्थिक उपद्रव, बहुत बड़ा आर्थिक कष्ट या समस्याएं नहीं आएंगी। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता आपकी बनी रहेगी। तृतीय भाव में 25 पॉइंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा जीवन में हार्ड वर्क मतलब शारीरिक रूप से श्रम नहीं दिखता है। चौथे भाव में 22 बिंदु बने हुए हैं जो कि कम है, तो इसीलिए आपको अपना घर बेचना पड़ रहा है और आप फ्लैट लेने जा रहे हैं। चूंकि इस भाव में पॉइंट कम हो, तो व्यक्ति का जो निवास है, घर का सुख है, भवन का सुख है, वह बहुत मन माफिक जीवन में नहीं हो पाता है। अन्य चीजें तो ठीक है, यहाँ 25 पॉइंट ठीक है, 32 यहाँ है, तो नौकरी के लिए अच्छा हो जाता है। और जहाँ आप नौकरी करेंगे वहाँ पर आपको कंपटीशन भी मिलेगा। पति और पत्नी में भी काफी अंतर दिखाई देता, और लगन कुंडली में भी शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि थी, तो थोड़ा सा जीवन में सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन कम दिखाई देता है। भाग्य भाव में 22 पॉइंट है, भाग्य थोड़ा सा कमजोर है। अच्छी बात यह है कि जो आपकी कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव है, छठे भाव के पॉइंट लगन से कम है, आठवें का पॉइंट लगन से कम है, 12वें का पॉइंट लगन से कम है, इसलिए भी आपकी आयु बढ़ेगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बना के रखेंगे। भाग्य उस स्तर पे यहाँ पर देखिए 22 पॉइंट बना हुआ है, लेकिन भाग्य का स्वामी अच्छा था, ठीक था। तो जो प्रॉमिस हमें लगन कुंडली में नजर आती है, हम उसी को अष्टक वर्ग में मिलाते हैं। अगर मान लीजिए कि लगन कुंडली में आयु आ रही है और अष्टक वर्ग में नहीं आ रहा है, तो हम लगन कुंडली का ही फलादेश लेते हैं, तो कंफर्मेशन करते हैं। तो भाग्य यहाँ पर गड़बड़ दिखा रहा है, लेकिन लगन कुंडली में भाग्य गड़बड़ नहीं था, तो हम यहाँ पर इसे अनलकी नहीं मानेंगे। 22 पॉइंट है, ये इम्प्रूव भी हो जाएगा जब आप देवी देवताओं को माथा टेकेंगे, और गुरुओं को तो अपने आप से ही हो जाएगा। कर्म आपका ठीक है, आमदनी आप अच्छी कर लेते हैं। आमदनी के हिसाब से आपकी बचत कम है, क्योंकि लाभ ज़्यादा है, आमदनी यहाँ पर कम है। अब वापस एक बार लगन कुंडली पे चलेंगे और आपको वापस फिर से रिमाइंड कराते हैं कि क्या क्या स्टोन पहनना है। एक तो स्टोन आपको सिर्फ बृहस्पति का पहनने की जरूरत है, पुखराज 8 कैरेट का तर्जनी अंगुली में। मंगल के लिए मोगा पहनने की जरूरत नहीं है, पहन भी सकते हैं, आवश्यकता नहीं है। सूर्य के लिए माणिक्य पहनना चाहिए आपको, सूर्य को थोड़ा बलवान करें, यानी माणिक्य और मूगा, माणिक्य और पुखराज आपके लिए जरूरी है। सूर्य शनि इन दोनों का जप होगा, शनि का दान होगा, चंद्रमा और राहु का जप होगा, दोनों का दान होगा, और केतु का भी जप होगा, क्योंकि द्वितीय भाव में गुलिक के साथ बैठा हुआ है, तो ये भी आपको आपका काफी पैसा वेस्ट करवाता है, दवाओं में जाए या किसी भी चीज में जाए, लीकेज करता है। केतु जहां बैठता है वहां काटता है, छेद करता है, तो धन भाव में बैठ करके धन भाव को लीक कर रहा है, तो कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से ये आपका बेकार तो कर ही रहा है धन, तो केतु के लिए भी जप कराने की जरूरत है। इतने उपाय करने के बाद जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएंगे। धन्यवाद।